एक बेहद कम उम्र की लड़की, उम्र रही होगी मात्र 20 से 22 साल। पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम थी, परिवार वालों को बहुत प्यार करती थी। इसकी वजह से वो एक प्राइवेट सेक्टर में डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब भी किया करती थी। जॉब करने के साथ साथ वो पढ़ाई भी किया करती थी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर भी उसका कत्ल इतनी बेरहमी से किया गया कि जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसका जब शव बरामद हुआ तो वो पहचानने की स्थिति में नहीं था। शरीर पर चाकुओं के अनगिनत वार थे और चेहरा पत्थर से कुचल दिया गया था। आखिर क्यों उसका कत्ल इतनी बेरहमी से किया गया? क्या गलती कर दी थी उसने? आज की कहानी में मैं आपसे यही बात साझा करूंगा। कहानी शुरू होती है 25 जुलाई के दिन से। 25 जुलाई को नबी मुंबई के उरण की रहने वाली एक लड़की यशश्री शिंदे, वो सुबह अपने घर से निकलती है, घर वालों को बता के जाती है कि वो अपने दोस्त के यहाँ जा रही है उससे मिलने। शाम तक वो घर नहीं लौटती तो घर वाले परेशान होते हैं, उसकी खोजबीन शुरू कर देते हैं। उसके फ़ोन पर फ़ोन मिलाया जाता है तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है। घर वाले काफ़ी ज़्यादा और परेशान हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। उसके दोस्तों से कांटेक्ट करते हैं, रिश्तेदारों से कांटेक्ट करते हैं कि शायद हो सकता है कि वो उनके यहाँ चली गई हो, लेकिन सारी कोशिशें व्यर्थ हो जाती हैं, कहीं से भी उसका कोई पता नहीं लगता। अंत में पुलिस के पास घर वाले हार थक कर पहुँचते हैं और गुमशुदगी की कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले दर्ज करने के बाद में इस मामले को लाइटली लेते हैं कि हो सकता है कि यशश्री कहीं चली गई होगी, आज नहीं आई तो कल आ जाएगी, और इसी वजह से ज़्यादा इस मामले पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अब घर वालों के दबाव में पुलिस वाले अपना काम धीरे धीरे करना शुरू कर चुके थे। पुलिस वाले सबसे पहले यशश्री की प्रोफाइल चेक करते हैं। प्रोफाइल में देखते हैं, चेक करने से पता लगता है कि यशश्री जो है वो एक प्राइवेट कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी करती है। उसका किसी से भी कोई झगड़ा नहीं है, किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, बहुत ही शांत स्वभाव की है, काफ़ी रिजर्व और लिमिटेड रहती है। ऐसे में अब पुलिस वाले उसकी प्रोफाइल देखकर भी हैरान थे कि एक ऐसी लड़की जिसका किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, वो आखिर गायब कैसे हो सकती है। अब पुलिस वाले यशश्री के बारे में और अधिक जानकारी जुटा पाते तभी पुलिस को शनिवार की रात यानी कि 27 जुलाई को कोट नाका इलाके में पेट्रोल पंप के पास एक लड़की की लाश बरामद मिलती है। उस लड़की की भी उम्र 20 से 22 साल या 23 साल के बीच लगती है कि ये लड़की 20 से 22 साल के बीच की है। चूंकि 100 जो मिला था वो बहुत ही बुरी स्थिति में मिला था, चेहरा पहचानने लायक नहीं था, चेहरे पर पत्थर से वार किए गए थे, शरीर पर चाकुओं के अनगिनत वार थे। इसलिए पुलिस वाले उस लड़की के यशश्री के घर वालों को बुलाते हैं कि इस 100 की शिनाख्त करें। घर वाले आते हैं, 100 को देखते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। चूंकि ये किसी और की लाश नहीं थी, यशश्री की ही लाश थी, यशश्री शिंदे की ही वो बॉडी थी। घर वालों ने इस 100 की जो पहचान की वो कपड़ों के यशश्री के कपड़ों के आधार पर की। अब पुलिस बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आगे की कार्रवाई शुरू करती है। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश करने में जुट जाती है। वो यशश्री के सारे दोस्तों यारों से बात करती है, रिश्तेदारों से बात करती है। चूँकि पुलिस सारे एंगल से जांच करना चाहती थी कि कहीं कोई लव एंगल तो नहीं है, कहीं कोई किसी दुश्मनी तो नहीं है। जहां वो नौकरी करती है वहां पर तो जो है कहीं कोई किसी से विवाद नहीं हुआ है। ये सारा सब कुछ ऐसे चलता रहता है। धीरे धीरे ये मामला अब लाइमलाइट में आता है, सुर्खियों में आ जाता है, मीडिया में बातें होने लगती हैं इसके बारे में। मीडिया में बात होने की वजह से पुलिस दबाव में आ जाती है और अपनी कार्यवाही को और तेज कर देती है। तफ्तीश के लिए पुलिस की 7 टीमें बनाई जाती हैं जो कि इस हत्या की या इस मर्डर की जो है वो जांच करने में जुड़ जाते हैं।
अब एक टीम या पुलिस की सारी टीम जो है, पुलिस वाले सारे पहलुओं पर विचार करते हैं। अब एक टीम को लगा दिया जाता है कि यशश्री शिंदे सुबह से लेकर शाम तक उसकी जो एक्टिविटी थी, कहाँ गई कहाँ आई, घटना वाले दिन या घटना के आसपास के या रास्ते के सारे सीसीटीवी फुटेज वो खंगाले जाते हैं। दूसरी टीम को लगा दिया जाता है उसके सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालने के लिए। इधर घटना के पास एक कामयाबी मिलती है, जहां पर घटना हुई थी उसके पास लगे हुए सीसीटीवी में घटना वाले दिन लगभग दिन के 2:17 पर यशश्री देखी जाती है कि वो जा रही है उसी घटना स्थल के करीब या उसी के पास। ये जो कैमरा लगा हुआ था, ये रास्ते में कैमरा लगा हुआ था और जो रास्ता घटनास्थल तक जाता था जहां पर यशश्री की लाश बरामद हुई थी, उसी रास्ते में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में यशश्री जो है वो दिखाई देती है कि यशश्री जा रही है। उसी के 5 मिनट बाद के एक दूसरे कैमरे में दिखता है कि एक लड़का यानी कि 2:17 पे दिखाई पड़ता है कि एक दूसरा कोई लड़का यशश्री का पीछा करते हुए वहीं उसी तरफ जा रहा है जो कि घटना स्थल है। अब इधर पुलिस पहचान करने में जुट जाती है कि जो सीसीटीवी फुटेज में लड़का दिख रहा है वो लड़का कौन है। इधर पुलिस की टीम, जो दूसरी टीम थी, वो सीडीआर यानी कि यशश्री के कॉल रिकॉर्ड को देखना शुरू करती है। जब पुलिस यशश्री के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को देखना शुरू करती है तो उसको जो है कुछ शक होता है। एक्चुअली 2 नंबर पर घटना वाले दिन और उसके पहले भी यशश्री की लगातार बात होती थी, लगातार यशश्री संपर्क में रहती थी। उस नंबर से जब खंगाला जाता है कि ये व्यक्ति कौन है, तब पहला नंबर जो दिखता है वो दिखता है दाऊद शेख का और जो दूसरा नंबर निकलता है वो मोहसिन का निकलता है। दाऊद शेख के बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है, इधर मोहसिन और दाऊद, अब चूंकि अभी तक जो कातिल था वो उसका पता नहीं था कि कौन है और इधर 2 लड़कों से बातचीत यानी कि यशश्री के मोबाइल से 2 लोगों से बातचीत करने के रिकॉर्ड प्राप्त हुए थे, तो पुलिस जो है उस दूसरे लड़के की भी तलाश करने में लग जाती है और उस दाऊद की भी तलाश करने में लग जाती है। जब दाऊद के बारे में पुलिस जानकारी जुटाती है तब पता चलता है कि ये जो लड़का है ये 2019 में जेल से छूट कर आया है। और जेल गया क्यों था, जब इसके बारे में पुलिस पता करती है तो ये लगता है कि 2019 में ही इसने यशश्री के साथ में दुष्कर्म किया था और उस समय यशश्री नाबालिग थी, जिसकी वजह से घर वालों ने शिकायत की, एफआईआर की, कंप्लेन की और उसके बाद इस दाऊद शेख को सजा हुई और वो जेल काट के आया था। जेल से आने के बाद में वो टैक्सी चलाकर अपना गुजारा किया करता था। साथ ही ये भी पता लगा कि यशश्री और दाऊद दोनों स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे। इधर अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करने में लग जाती है। सीसीटीवी फुटेज में जो लड़का पीछा करता हुआ दिखता है, जब उसके बारे में पुलिस जुटाती है कि ये कौन है, उसकी पहचान जब उजागर होती है तब पता लगता है कि ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, ये दाऊद शेख ही है। अब पुलिस वाले एक तरीके से कंफर्म हो ही चुके थे कि इस हत्या में कहीं ना कहीं दाऊद शेख का इन्वॉल्वमेंट जरूर है। पुलिस दाऊद शेख के पीछे पड़ जाती है ढूंढने के लिए। कई सारी टीमें लगाई जाती हैं जो कि महाराष्ट्र में, कर्नाटका में दबिश देती हैं और पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन 2-3 दिन तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिलती। अंत में पुलिस को एक मुखबिर की सूचना पर और कुछ कॉल की हिस्ट्री के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से उसको पता लगता है कि दाऊद शेख कर्नाटका में छिपा हुआ है। पुलिस की टीम कर्नाटका के गुलबर्गा में दबिश देती है और दबिश देने के बाद उस लड़के को, दाऊद शेख को गिरफ्तार करती है। चूंकि मामला नवी मुंबई का था तो पुलिस उस गिरफ्तार किए हुए लड़के यानी कि दाऊद शेख को लेकर मुंबई आती है और मुंबई आने के बाद अब दाऊद शेख से पूछताछ होती है। दाऊद शेख से पूछताछ के बाद जो पुलिस के सूत्रों के हिसाब से पता चला है और अन्य मीडिया रिपोर्टों के आधार पर पता चला है, दाऊद शेख ने कबूल किया है कि हाँ उसने ही यशश्री की हत्या की है। वो ये भी हत्या करने की जब वजह पूछी जाती है
तो वो बताता है कि दाऊद शेख एक्चुअली यशश्री से शादी करना चाहता था और वो चाहता था कि शादी करने के बाद दोनों कर्नाटका शिफ्ट हो जाएं। लेकिन यशश्री उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दोनों का धर्म अलग था, मजहब अलग था। इसके बाद भी जो है यशश्री के घर वालों ने 2019 में दाऊद शेख पर एफआईआर भी की थी और इस वजह से लड़की के घर वाले मानते नहीं। इस वजह से यशश्री ने भी मना कर दिया था कि वो शादी नहीं करेगी। लेकिन दाऊद शेख के पास में यशश्री के कुछ फोटोज थे, वीडियोस थे, जो कि पब्लिक करने से यशश्री को नुकसान हो सकता था। वो बस इसी बात की धमकी देता था। 24 जुलाई को उसने धमकी दी कि अगर वो उससे मिलने नहीं आएगी तो फोटोज को वो सार्वजनिक कर देगा। इसके लिए दाऊद शेख ने फेसबुक पर कुछ आपत्तिजनक फोटोज भी उसने अपलोड की थी यशश्री की। लेकिन यशश्री के मना करने पर और मिलने के लिए तैयार होने पर उसने उस फोटोज को डिलीट कर दिया था। इसी के बाद दबाव के चलते हुए यशश्री अगले दिन यानी कि 25 जुलाई को दाऊद शेख से मिलने उस घटना वाले स्थल पर गई थी। वहाँ वो एक दूसरे से मिले। वहीं पर दाऊद शेख उसको कर्नाटक चलने के लिए और शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा। जब यशश्री नहीं मानी तो उसने उन दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद दाऊद शेख ने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। तो इस तरीके से अभी दाऊद शेख वो पुलिस की गिरफ्त में है। आवश्यक कार्यवाहियां उस पर की जा रही हैं। तो इस तरीके से एक घटना जो कि बेहद दर्दनाक है, बहुत ही शर्मनाक है, उसका पर्दाफाश हुआ, उसका उजागर हुआ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हम अपने समाज को और अपने से जुड़े हुए लोगों को सचेत कर सकें, सजग कर सकें, ताकि आने वाली मुसीबतों से, मुश्किलों से वो छुटकारा प्राप्त कर सकें। मेरा उद्देश्य यही है कि शायद इस कहानी के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने को मिल जाता है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। नमस्कार, मैं एक जल्द ही एक नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ उपस्थित रहूंगा। एक नई कहानी, एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए